जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी दोस्तों को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे। एक बार सारे दोस्त बताएंगे कि क्या हालचाल सभी के। सब अच्छे होने चाहिए। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि थ्रोन एजुकेशन पर आप लोगों के लिए आरपीएफ के लिए क्लासें शुरू हो चुकी है। ठीक है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि अपनी जो ये क्लासें रहेंगी ये एक बेहतरीन अंदाज में चलेंगी। पूरी आरपीएफ के लिए टारगेटेड रहेंगी। आरपीएफ में जो चीज़ें पूछी गई हैं, जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जो भी संभावना है, आपको सब चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, ये नहीं है कि जो चीज़ें पेपर में नहीं आती वो भी पढ़ा रहे हैं, कुछ और भी ऐड कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, पूरा एग्जाम टारगेटेड रहेगा। ठीक है, इस बैच की खास बात यह है कि आपको यूट्यूब पे पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा। सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज क्लासें होंगी। पूरा थ्योरी बेस रहेगा, बेसिक से एडवांस लेवल तक हर चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई बीच में कोई चीज़ें छोड़ दी, कुछ रह गया, ऐसा बिल्कुल नहीं कराया जाएगा। ठीक है, अगर आरपीएफ की रणनीति के बारे में आपको बताऊं कि भाई अपना कैसा क्या रहेगा, तो उस चीज़ से पहले एक बार मैं सभी दोस्तों को बोलना चाहूँगा कि सेशन को जल्दी से एक बार लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो भी नया दोस्त जुड़ता है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि अपना जो आरपीएफ है, आरपीएफ का अपना पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा क्या रहेगा। ठीक है, अगर मैं आरपीएफ की बात करूं, इस पेपर में आप लोगों से 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला अपना रहेगा जीके या जीएस। ठीक है, जो 50 नंबर का 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 नंबर रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है, दूसरी जो चीज है वो आपकी है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक से आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तीसरा जो अपना सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। रीजनिंग से भी आप लोगों से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका जो पूरा पेपर है उसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे और ये एक एक नंबर के लगा के 120 आपके मार्क्स हो जाएंगे। ठीक, 120 मार्क्स। ठीक है, और पूरा 120 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास जो टाइम रहेगा वो रहेगा 1.5 घंटा, यानी 90 मिनट का। ठीक है, 90 मिनट का आपका टाइम रहेगा। इस 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रहेगी, 1/3, जो बहुत खतरनाक है। ठीक है, अब इसमें जो अर्थमेटिक वाला पोर्शन है इसमें आपसे पूरी अर्थमेटिक ही पूछी जाएगी, एडवांस का कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है, एक आरपीएफ है जिसमें अर्थमेटिक पूछी जा रही है, एएलपी हुआ, ग्रुप डी हुआ, इनमें एडवांस भी आता है। ठीक है, लेकिन इस अर्थमेटिक के अंदर भी आपसे एक मेंसुरेशन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको भी पढ़ के चलना है। ठीक है, अब जो ये 3 सब्जेक्ट है इसमें से जो अपना सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा रीजनिंग का सब्जेक्ट। ठीक है, अपनी रीजनिंग की क्लास रहेगी। अब रीजनिंग के लिए आप लोगों के लिए
क्या रणनीति रहेगी क्या नहीं रहेगी वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अगर आगे चलते हैं तो एक बार मैं आपको बता दूं पहले कि पिछली बार जो आरपीएफ कांस्टेबल का और एसआई का जो पेपर हुआ था, 2018 में वैकेंसी आई थी, 2019 में पेपर हुआ था। अब इस पेपर में रीजनिंग से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे पता होना चाहिए ना भाई। सबसे मेन बात क्या है कि अपने को यह पता होना चाहिए कि अपने को पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना। सही बात है ना। बाद में पता चले कि हम वो चीजें भी पढ़ रहे हैं जिनका एग्जाम से कोई लेना देना है ही नहीं, तो बताओ कितना टाइम वेस्ट होता है उन चीजों में। मैटर ये नहीं करता कि कितनी चीजें आती है, मैटर ये करता है कि आप उस 90 मिनट में कितनी चीजें सोल्व कर पाते हो। ठीक है, रीजनिंग तो हर किसी को आती है, करने बैठेगा जिसने नहीं भी पढ़ रखी वो भी करके आ जाएगा आधे से ज्यादा क्वेश्चन इस 90 मिनट में। लेकिन क्या 90 मिनट में रीजनिंग ही करनी है? नहीं, ये पूरा जैसे आपको ये मैंने बताया था अभी, 90 मिनट में तीनों चीजें करनी है। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी स्पीड मैटर करेगी। टाइम बहुत कम है इस पेपर के लिए, एक तरीके से मान सकते हो, क्योंकि अगर आप रीजनिंग और मैथ है, ये कैलकुलेशन टाइप की चीजें हैं, तो इसमें अगर आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी देते हो तो 70 मिनट तो आपकी यही होगी सीधी सीधी। बताओ होगी कि नहीं होगी? 70 मिनट हुई कि नहीं हुई? अब बच गई 20 मिनट। अब ये जरूरी नहीं कि हर बच्चा 70 मिनट ही ले भाई। मैथ के कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी, कोई 2 मिनट भी ले सकता है, 1.5 मिनट भी ले सकता है, तो 70 से ज्यादा है। ठीक है, अगर बच्चा जीके जीएस में ज्यादा टाइम ले गया और बाद के टाइम कोई नहीं दे पाए तो ठीक है। तो मैटर यही करता है कि आपकी अर्थमेटिक में और रीजनिंग में स्पीड होनी चाहिए, अच्छी खासी स्पीड। ठीक है, स्पीड होनी चाहिए, आपको हर चीज की ट्रिक पता होनी चाहिए। और ये चीजें पता कब चलेगी? जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे ही आप चीजें हर चीज का ये सब्जेक्ट वाइज चीजें, टॉपिक वाइज चीजें चलेगी। ठीक है, और एक बात और, जितने भी टॉपिक है ना, आपको हर टॉपिक को टाइप वाइज और लेवल वाइज पढ़ाया जाएगा। ये नहीं है कि कोई भी टॉपिक शुरू किया उसका कोई टाइप नहीं है, ऐसे मिक्स में पढ़ा दिया, पहले मैंने ऐसे क्वेश्चन उठा दिया कि बच्चे देखते डर गए। ठीक नहीं, चीजें एक सीक्वेंस में एक लेवल से चलेंगी। ठीक है, चले आगे। तो अपने को इस टाइमिंग का ध्यान रखना है कि रीजनिंग और मैथ को जितना जल्दी सोल्व कर सकते हो कर सकते हो, यानी कि ये समझ लो लगभग इस 70 मिनट में ये पेपर आप सोल्व कर दो, रीजनिंग और मैथ। ठीक है, बाकी की जो 20 मिनट बचेगी आप जीके और जीएस को आराम से दो, बहुत आराम से हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो ये तो था अपना पेपर का। अब अपने जो रीजनिंग की बात है, तो रीजनिंग का मैंने ये बताया था, ये एक मोटा मोटा ब्यौरा है। ठीक, जो पहले पिछली बार एसआई में और कांस्टेबल में आरपीएफ के में आया हुआ था। सब पूरे पेपर को देखने के बाद ये एनालिसिस निकला है कि भाई इतने इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये किसी एक के लिए नहीं बता रहा, मैं दोनों को मिला के बता रहा हूं, किसी में कुछ पूछा गया, किसी में कुछ पूछा गया। ठीक है, अब देखो 2019 में ये पेपर हुआ था। ठीक है, अब इसमें पहला टॉपिक अपना ब्लड रिलेशन। ठीक है, इस ब्लड रिलेशन से हर शिफ्ट में लगभग 2 से या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, मैं किसी में 2 क्वेश्चन मिल गए, किसी में 3, लेकिन हर शिफ्ट में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन देखने को अपने को मिला था। इसी तरीके से डायरेक्शन टॉपिक था, इससे भी हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, अगला अपना है सीटिंग अरेंजमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट से भी अपने को हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, डाइस टॉपिक है, ये थोड़ा इजी पड़ता है, इसलिए इससे एक ही क्वेश्चन मिला था, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था डाइस का, किसी किसी में 2 भी था, लेकिन एक सब में था। ठीक है, श्लोक्स जो टॉपिक है, सिलोजिज्म। ठीक है, न्याय निगमन, इस टॉपिक से भी हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे। अगले की मैं बात करूं तो कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग के भी हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन अपने को देखने को ही मिले थे। ठीक है, किसी में 2, किसी में 3। अगला टॉपिक आता अपना काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ठीक है, आकृतियों की गणना, तो हर शिफ्ट में आकृतियों की गणना से 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, ज्यादातर त्रिभुज की गणना करवाई गई थी। तो जब ये अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो अपना इसमें सारा पढ़ेंगे, भाई त्रिभुज की काउंटिंग कैसे होगी, वर्गों की कैसे होगी, आयत की कैसे होगी, वृत्त की कैसे होगी, और जो सीधी रेखाएं हैं उनकी कैसे होगी।
ठीक है, आगे चलें। आगे अगर मैं बात करूं तो अपना एक टॉपिक है इनइक्वलिटी। ये टॉपिक आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसको इंपॉर्टेंट ही लगा लेना आप लोग, ठीक है। पहले क्या होता था कि इनइक्वलिटी टॉपिक था वो खाली बैंकिंग में पूछा जाता था, बैंक के एग्जाम में आता था, किसी और एग्जाम में इनइक्वलिटी का कोई जिक्र नहीं होता था, ठीक है। लेकिन अब ये लगभग हर एग्जाम में आने लग गया। इसी तरीके से अपना जो आरपीएफ का पेपर हुआ था उससे हर शिफ्ट में इनइक्वलिटी से 2 क्वेश्चन मिले थे, हर शिफ्ट में फिक्स था ये, ठीक। एक भी शिफ्ट ऐसी नहीं थी जिसमें क्वेश्चन नहीं था इनइक्वलिटी का, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो अपना नंबर सीरीज है और लेटर सीरीज है। सीरीज टॉपिक से, नंबर सीरीज से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन थे और लेटर सीरीज से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में थे, ठीक है। एनालॉजी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन आए थे। हर शिफ्ट में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। हर शिफ्ट में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण, इससे भी हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन मिले थे। अब जो ये क्लासिफिकेशन और एनालॉजी है ये एक ही चीज नहीं है, इसके अंदर 3-4 टॉपिक अलग अलग आते हैं, मतलब टॉपिक नहीं कह सकते, पार्ट हैं इसके। जैसे कि मैं एनालॉजी और क्लासिफिकेशन तो एक एनालॉजी होती है नंबर बेस्ड, तो इसमें कुछ क्वेश्चन नंबर्स के थे, प्लस एक होती है लेटर बेस, उसके भी क्वेश्चन थे, एक होती है वर्ड बेस। तो तीनों को मिला के था कि एक पर्टिकुलर ये से नहीं था कि भाई नंबर के 3 से 4 आ गए, नहीं, तीनों चारों को मिला के था, ठीक है। आगे चले तो अपना रीजनिंग का ये तो था वर्बल का पार्ट, ठीक है। अगला पार्ट रहता है एक लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग, इसके अंदर अपने आते हैं भाई अपना कथन निष्कर्ष हुआ, कथन तर्क हुआ, कथन पूर्व धारणा हुआ, कथन कार्यवाही हुआ, डाटा सफिशिएंसी हुआ। ये जो टॉपिक है वो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट से भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले ही थे, ठीक है भाई। किसी में कथन तर्क का दे दिया, पूर्व धारणा का दे दिया, निष्कर्ष का दे दिया, अगले में किसी में कथन कार्यवाही का दे दिया, डाटा सफिशिएंसी, ऐसे करके इन 4-5 जो टॉपिक है इनसे मिला किसी में 3, किसी में 4, किसी में 2 ऐसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अगला अपना जो लास्ट पार्ट बचता है रीजनिंग का, नॉन वर्बल, ठीक है। इस नॉन वर्बल से भी 4 से 5 क्वेश्चन थे। अब नॉन वर्बल के अंदर क्या क्या आ गया आपका, नॉन वर्बल के अंदर क्या क्या आ गया आपका, जो आकृतियों की गणना वाला है वो भी चलो इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने उसको अलग से रख दिया था, ठीक है। दूसरा आपका पेपर कटिंग फोल्डिंग है, पेपर को काटना और मोड़ना। अगला आपका है मिरर इमेज, वाटर इमेज, एक ये आ जाता है। ऐसे ही जो एनालॉजी और क्लासिफिकेशन है ये आकृतियों के भी होते हैं, फिगर बेस्ड, एनालॉजी भी, क्लासिफिकेशन भी, सीरीज भी होती है। इनसे भी मतलब मिला के किसी किसी टॉपिक से किसी में कुछ दे दिया, किसी में कुछ, ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिले थे, ठीक है। अब अपने कुछ टॉपिक्स और बचते हैं, ठीक है, जैसे कि अपना कैलेंडर हुआ, क्लॉक हुआ, क्यूबॉइड हुआ, रैंकिंग हुआ, पजल हुआ, वेन डायग्राम हुआ, मिसिंग नंबर हुआ। एक टॉपिक और है, यहां लिख देता हूं मैं 22 नंबर डाल के, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ऐसे करके ये टॉपिक थे। अब जो ये टॉपिक थे इनसे भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन लगभग पूछा गया था। कैलेंडर से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को ही मिले थे, ठीक है। ऐसे ही अपना जो क्लॉक है उस क्लॉक से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। क्यूबॉइड का भी लगभग 1 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया ही था, ठीक है। रैंकिंग का भी 1 से 2 क्वेश्चन, इस रैंकिंग में रैंकिंग भी आ गया, आपका जो ऑर्डर वाला है वो टॉपिक भी आ गया, ठीक है। अलग अलग नहीं, ये एक ही चीज है, ठीक है। पजल से भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिला ही था। वेन डायग्राम का भी 1 क्वेश्चन था और जो मिसिंग नंबर है इसका भी किसी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन मिला था, हर शिफ्ट में नहीं था मिसिंग नंबर का, ठीक है। तो ये अपने टॉपिक थे जो पहले पूछे गए थे। तो ये 22-23 टॉपिक हैं। टॉपिक तो और ज्यादा ही बनेंगे क्योंकि लॉजिकल के अंदर 4-5 टॉपिक है, ऐसे ही नॉन वर्बल के
इस प्रकार आपसे लगभग 30 के आसपास टॉपिक आपके बैठ जाएंगे जो अपने को कंप्लीट पढ़ने हैं। ठीक है, अब इन टॉपिक्स की मैं बात करूं तो ये सारे टॉपिक पूछे गए थे। अब इनमें से अपने को एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है भाई। इनसे अगर कम क्वेश्चन पूछे गए हैं इनका मतलब ये नहीं है कि इन टॉपिक को अपन पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली बात करूं तो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, यूपी पुलिस का पेपर हुआ था। उस पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। अब ये अपने को नहीं पता, अब चलो किसी किसी शिफ्ट में भी आता है तो किसी को ये पता है कि भाई मेरी शिफ्ट में आएगा कि नहीं आएगा, किसी को नहीं था, किसी के में भी आ सकता है। तो पढ़ने सारे चैप्टर हैं। ठीक है, ये था। अब ये सारे अपने टॉपिक रहेंगे। इन सारे टॉपिकों को मैंने बता दिया, हम अपन 3 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे कि अपना जो रीजनिंग का सब्जेक्ट रहेगा इसको अपन 3 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जो अपना पार्ट है वो है वर्बल का, आई बात समझ में। दूसरा अपना जो पार्ट रहेगा वो रहेगा लॉजिकल रीजनिंग का, और जो तीसरा अपना पार्ट है वो है नॉन वर्बल। ठीक है, यानी पहला पार्ट अपना कौन सा, वर्बल रीजनिंग। दूसरा पार्ट अपना कौन सा पड़ेगा, लॉजिकल रीजनिंग। और जो अपना तीसरा पार्ट रहेगा वो कौन सा, नॉन वर्बल। ठीक है, अभी मैंने आपको चीजें बताई थी कि वर्बल के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं, कि वजह से अपना कैलेंडर हुआ, क्लॉक हुआ, डाइस हुआ, रैंकिंग हुआ, पजल हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ, डायरेक्शन हुआ, सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ। ये सारे टॉपिक किसके अंदर आते हैं, वर्बल के अंदर। ठीक है, ऐसे ही कुछ और भी हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक है। लॉजिकल के अंदर अपना कथन कार्यवाही, कथन तर्क, कथन निष्कर्ष, इस टाइप के जो टॉपिक है थ्योरी बेस्ड वो रहेंगे। और जो नॉन वर्बल है ये पूरा आकृति वाला है भाई, आकृति पूरा करना, छिपी हुई आकृति पता करना, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग फोल्डिंग, वो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो अपन जो रीजनिंग शुरू करेंगे वो अपन करेंगे भाई वर्बल से। ये पार्ट सबसे बड़ा पड़ता है, सबसे पहले इसको खत्म करेंगे, इसके बाद अपना लॉजिकल रहेगा और उसके बाद नॉन वर्बल रहेगा। ठीक है, चले आगे। आगे अगर मैं बात करूं तो अपन जो शुरुआत करेंगे आज से, अपन सबसे पहले शुरुआत करेंगे कैलेंडर टॉपिक से। ठीक है, अपना टॉपिक चलेगा कैलेंडर। पूरा रीजनिंग अगर मैं बात करूं एक बार तो अपना रीजनिंग लगभग 2.5 से 3 महीने में ये सारे के सारे टॉपिक हो जाएंगे। ठीक है, इनमें टॉपिक मतलब आपको लगभग वही चीजें पढ़ाई जाएंगी जो आज तक एग्जाम में पूछी गई है और पूछे जाने की संभावना है। फालतू का कोई जिक्र नहीं होगा, वह कोई इधर उधर की बातें होंगी। पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे, जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ के आओ। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो वो फिर पूछो। ठीक है, चलें आगे। तो अपना पहला चैप्टर कौन सा है, कैलेंडर। ठीक है, अब जो ये कैलेंडर टॉपिक है सबको पता है कि भाई कैलेंडर किस चीज में काम आता है। सबने देखा है कैलेंडर, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसने कैलेंडर ही ना देखा हो, सबने देखा है बिल्कुल। ठीक है, सबको पता है कि भाई कैलेंडर हमारे किस काम आता है, हमारी डेली रूटीन में आ जाता है, ये चीजें डेली लाइफ में काम आता है। ठीक है, डेली की डेली हम मतलब कैलेंडर का कहीं ना कहीं यूज करते ही रहते हैं, चाहे हमें कोई दिन पता करना हो, तारीख पता करनी हो, कोई साल पता करना हो, कोई महीना पता करना हो। ठीक है, इन चीजों में हम कहीं ना कहीं कैलेंडर का यूज लेते ही हैं। ठीक है, अब कैलेंडर में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास 2 कैलेंडर आए थे। हमने देखा कि एक कैलेंडर तो हमारे पास ऐसा था जिसमें 365 ही दिन थे। ठीक है, दूसरा कैलेंडर जो था उसमें हमें मिले थे 366 दिन। ठीक है, अब ये कैसे पता लगा कि कौन सा कैलेंडर था जिसमें 365 दिन थे, कौन सा था जिसमें 366 दिन थे। तो आगे मैं बात करूं तो जो 365 दिन वाला कैलेंडर था
उसको अपन बोलते हैं साधारण वर्ष का कैलेंडर। साधारण वर्ष, ठीक है। जिस कैलेंडर में 366 दिन थे, 366 दिन, उसको अपन बोलते हैं लीप या अधिवर्ष का कैलेंडर, ठीक है। 365 दिन वाले को साधारण वर्ष और 366 दिन वाले को लीप वर्ष। अब आगे बात आई भाई साधारण वर्ष में 365 और लीप वर्ष में 366, ये फर्क किस चीज से आया? ये फर्क आता है फरवरी महीने की 29 तारीख से, ठीक है। जैसे कि भाई जो साधारण वर्ष है इसमें जो फरवरी है, इस फरवरी में कितने दिन? 28 दिन होते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो लीप वर्ष है इसमें फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की। तो ये जो एक दिन एक्स्ट्रा है ना, यही ये 366 दिन कर देता है, इसी से फर्क पड़ता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ये चीजें सबको पता थी, इसमें कोई नई चीज बताने वाली नहीं थी। फिर भी अगर किसी को नहीं पता था तो मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा बता दिया, ठीक है। अब आगे बात ये उठती है कि सर ये चीज कैसे पता लगेगी कि भाई कोई भी अपने को साल है या कोई भी कैलेंडर है वो लीप वर्ष का है या? भाई कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर में तो आप लोग ये देख लेते भाई इसमें 366 दिन है, इसमें 365 दिन है, बता दो कि भाई ये लीप का है, ये साधारण वर्ष है। लेकिन अगर आपको कोई साल दे रखा हो, कोई वर्ष दे रखा हो, ईयर दे रखा हो, जैसे मैं लिख दूं कि बताओ 2015 है, 2015 है, ये एक साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है। तो इसका पता कैसे लगाएंगे? इसका पता कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो इसका पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे कि जो भी अपने को साल दे रखा है, जो भी वर्ष दे रखा है, उस वर्ष में अपन 4 का भाग देंगे, ठीक है। तो किसी भी वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो, यानी कि मेरा जो शेषफल है वो कितना बचे? 0। तो वो कैसा कैलेंडर होगा? लीप वर्ष का, ठीक है। लेकिन अगर किसी वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, यानी कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता हो, तो वो कैसा? साधारण वर्ष का कैलेंडर होगा, ठीक है। तो अब बताओ 2015 में जब मैंने 4 का भाग दिया तो क्या पूरा पूरा भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। तो ये कैसा है? ये एक नॉर्मल ईयर है, ठीक है। अगर आगे मैं ऐसे ही कुछ लिखूं, थोड़े से साल लिखूं, तो आपको बताओ कि कौन सा साल लीप का है और कौन सा साधारण का है। बताओ, पता करके बताओ कि इनमें से कौन कौन सा साल लीप का है और कौन सा साधारण का है। जल्दी बताओ, मैं साइड हो जाता हूँ, इधर हो जाता हूँ, चलो जल्दी से बताओ। कर लिया होगा सबने? चलें, चलो देखते हैं किस किस का सही है, ठीक है। अगर मैं 2003 की बात करूं, सबसे पहले तो देखते हैं कि 4 की भाजकता का नियम क्या होता है। क्या अपने को इस 2003 पूरे में 4 का भाग देने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। 4 की भाजकता का नियम क्या होता है
कि लास्ट के 2 अंक है ना, उसमें 4 का भाग दे के देख लो। अगर वो 2 अंक अगर 4 से पूरा पूरा भाग कर रहे हैं, यानी कि उन 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो यानी कि उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। ठीक है, तो बताओ 3 में मैंने 4 का भाग दिया, तो क्या 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है? सर बिल्कुल भी नहीं जा रहा। तो ये एक कैसा है? ये एक नॉर्मल ईयर है। ठीक है, 12 में 4 का भाग गया, सर देखो पूरा पूरा कट गया, तो ये कैसा? एक लीप ईयर। 2022 में मैंने 4 का भाग दिया, तो यहां भी भाग नहीं गया, तो ये कैसा? ये भी एक नॉर्मल ईयर है। 2025 में 4 का भाग दिया, तो यहां भी पूरा पूरा भाग नहीं गया, तो ये भी कैसा? एक नॉर्मल ईयर। 2032 में जब मैंने 4 का भाग दिया, तो पूरा पूरा भाग चला गया। ठीक है, तो ये कैसा? एक लीप ईयर। अगर मैंने 96 में 4 का भाग दिया, तो बताओ 96 में 4 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, पूरा पूरा जा रहा है भाग, तो ये भी कैसा? एक लीप ईयर। 99 में जब मैंने 4 का भाग दिया, तो इसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं गया, यानी कुछ ना कुछ शेष फल रह ही गया, तो पूरा पूरा भाग अगर नहीं जा रहा, तो वो कैसा? नॉर्मल ईयर। 1907 की बात करूं, तो 1907 में जब मैंने 4 का भाग दिया, तो इसमें भी पूरा पूरा भाग नहीं गया, और एक ये नॉर्मल ईयर। 1944 में जब मैंने 4 का भाग दिया, तो 44 को 4 ने पूरा पूरा काट दिया, तो ये कैसा हो गया? एक लीप ईयर हो गया, लीप ईयर अधिवर्ष हो गया। ठीक है, अब मैं आगे आया तो मैं बात करूं 1900 की। ठीक है, अब 4 की भाजकता का नियम यह भी कहता है कि जिस भी संख्या के अंत में डबल जीरो हो, 2 जीरो हो, तो उसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब जब मैंने 1900 में 4 का भाग दिया, तो भाग पूरा पूरा गया, लेकिन 4 का भाग पूरा जाने के बावजूद भी ये एक नॉर्मल ईयर था। पूछो कैसे? ठीक है, तो जब भी अभी मैंने बताया था कि अपने पास 2 वर्ष के कैलेंडर थे, एक साधारण वर्ष का और एक लीप वर्ष का। ठीक है, तो एक ऐसा वर्ष और होता है जिसको हम बोलते हैं शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष कौन से वर्ष? जिनके अंत में डबल जीरो, जैसे 100, 200, 300, 1900, 2000, 1800, 1600, सबके लास्ट में डबल जीरो है, ये होते हैं शताब्दी वर्ष। अब शताब्दी वर्ष में भी वही 2 चीजें होती हैं, एक साधारण शताब्दी वर्ष और दूसरा लीप शताब्दी वर्ष। ठीक है, तो सर अब ये कैसा पता लगेगा कि भाई जो ये शताब्दी वर्ष है ये साधारण है या लीप है? क्योंकि 4 वाला तो मैटर या कर नहीं रहा। तो जब भी शताब्दियों वाली बात आएगी, उस जगह अपन 4 का नहीं 400 का भाग देंगे। 4 का नहीं कितने का भाग देंगे? 400 का। ठीक है, यानी एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि अभी तो अपन देख रहे थे कि लास्ट के जो 2 अंक थे इनमें 4 का भाग दे रहे थे, अब इन 2 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो अब मैं कह सकता हूं क्या इस शुरू के जो 2 अंक है इनमें 4 का भाग देके देखेंगे। ठीक है, ये खाली मैंने वैसे ही बताया, बाकी आप 400 का ही भाग दो। ठीक है, तो बताओ 1900 में 400 का भाग जा रहा है जी? बिल्कुल नहीं जा रहा, तो ये कैसा? नॉर्मल ईयर। ठीक है, बताओ 2000 में 400 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो ये कैसा हो गया? ये एक लीप वर्ष हो गया। 1800 में 400 का भाग नहीं जा रहा, ये कैसा? एक नॉर्मल ईयर। और 1600 में जब मैंने 400 का भाग दिया, तो 1600 में भी 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये कैसा हुआ? एक लीप ईयर का क्रम। ठीक है, तो इसलिए मैं ये भी तो कह सकता हूं कि भाई जिस भी शताब्दी वर्ष में 400 का पूरा पूरा भाग जाए, ठीक है, 400 का पूरा पूरा भाग जाए, यानी कि जो रिमाइंडर है वो कितना बचे? 0, तो वो भी कैसा होगा? लीप या अधिवर्ष। ठीक है, जिस भी शताब्दी वर्ष में 400 का भाग पूरा पूरा ना जाए, यानी कि रिमाइंडर मेरा कुछ ना कुछ बचे। पर रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है? 1 बचेगा, 2 बचेगा या 3 बचेगा, इससे ज़्यादा तो बचेगा नहीं, क्योंकि 4 में 4 का भाग फिर पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर 1, 2, 3 ही बचेगा, तो वो कैसा हो जाएगा? साधारण वर्ष का। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? ये चीज़ें लगभग सभी को पता थी, फिर मैं एक बार बता दिया है।
ठीक है, सबको पता होना चाहिए। भाई कैसे जांच करेंगे कि कोई भी वर्ष है वो लीप है या साधारण है। ठीक है, तो आप कर लोगे। थोड़े बहुत मैंने ये क्वेश्चन एक तरीके से क्वेश्चन ही हो गए, बस नंबरिंग तो नहीं लिखी इनकी। ठीक है, चलें आगे। अब अगर मैं आगे बात करूं, एक चीज सबको पता है कि भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि लीप वर्ष कितने साल बाद आता है, तो आप सबका जवाब क्या रहेगा कि भाई जो लीप वर्ष है वो हर 4 साल बाद आता है। ठीक है, क्या ये हमेशा ही 4 साल बाद आता है? नहीं। जैसे मैं अभी की बात करूं तो अपना कौन सा साल चल रहा है? 2024। 2024 में जब मैंने 4 जोड़ा तो अगला लीप वर्ष कब आया? 2028 में। 28 में 4 का भाग जा रहा है, लीप होगा। ठीक है, 28 में भी जब मैंने फिर अगला 4 जोड़ा तो क्या आया? 2032। 32 भी एक लीप ईयर है, यानी हर 4 साल बाद ऐसे आगे लीप वर्ष आते जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं पहले की बात करूं तो मैं कह दूं कि भाई 1904 है, ये एक लीप वर्ष था। ठीक है, इसमें जब मैंने 4 जोड़े तो कितना आया? 1908। 1908 भी एक लीप वर्ष था। 1908 में भी जब मैंने 4 जोड़ा तो क्या आया? 1912। ऐसे आगे ये भी एक लीप वर्ष था। ठीक है, तो हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। और आगे बात करूं कि जैसे कि मैं कहूं कि भाई 1892 है, ये एक लीप वर्ष है जी? बिल्कुल है, 92 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, 92 में जब मैंने 4 जोड़ा तो आया 1896। 1896 भी एक लीप वर्ष है जी? बिल्कुल है। और जब मैं आगे बढ़ा और जब मैंने इसमें 4 जोड़ा तो क्या आया? 1900। अब बताओ 1900 क्या एक लीप वर्ष है? नहीं, 1900 लीप वर्ष नहीं है। जब 1900 में भी मैंने 4 जोड़ा तो क्या आया? 1904। तो 1904 लीप वर्ष है जी? बिल्कुल है। देखो हमने अभी देखा था 1904 क्या था? एक लीप वर्ष था। ठीक है, तो बताओ दो अधिवर्षों के मध्य अधिकतम 8 साल का भी अंतर हो सकता है नहीं हो सकता? देखो 4 साल ये और 4 साल ये, 8 साल का अंतर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी 2 लीप या अधिवर्षों के मध्य अगर कोई साधारण शताब्दी वर्ष आए, कैसा वर्ष? साधारण शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष नहीं, साधारण शताब्दी वर्ष। तो जहां साधारण शताब्दी वर्ष बीच में वह अधिकतम 8 साल का अंतर होगा। अगर बीच में लीप शताब्दी वर्ष आ जाता है तो ये अंतर नहीं आएगा। जैसे कि मैं बात करूं, मैं यहां लिख देता हूं भाई अपना कैसे, जैसे मैं कह दूं ये 1992 में था, 1992 में एक लीप वर्ष है? बिल्कुल है। इसमें मैंने 4 जोड़ा तो क्या आया? 1996। अब 1996 में भी मैंने 4 जोड़ा तो क्या आया? 2000। अब 2000 भी लीप वर्ष है। अब 2000 में भी जब मैंने 4 जोड़ा तो क्या आया अपना? 2004। ठीक है, यानी जब बीच में लीप शताब्दी वर्ष आता है तो 4 साल का ही अंतर रहेगा, लेकिन जब साधारण शताब्दी वर्ष बीच में आता है तो कैसा रहेगा? 8 साल का। तो ये चीज भी आप नोट लगा के लिख सकते हो। ठीक है, कि भाई जब भी 2 अधिवर्षों के मध्य अगर कोई साधारण शताब्दी वर्ष आता है तो उनके मध्य 8 साल का अंतर होगा। ठीक है, चलें आगे। अब अपन शुरू करते हैं अपनी टाइप वाइज चीजें। देखो अगर मैं टाइप 1 की बात करूं, पहली टाइप में अपन क्या पढ़ेंगे? अपन सीखेंगे कि अधिवर्षों की गणना कैसे करते हैं। अभी हमने अधिवर्षों की पहचान करना सीखा था कि भाई कोई भी वर्ष है वो अधिवर्ष है या नहीं है, लेकिन इनकी गणना कैसे करेंगे? अधिवर्षों की
गणना करना। ठीक है, अब अधिवर्षों की गणना कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे कि मैं कहूं कि बताओ 10 साल में कितने लीप वर्ष या अधिवर्ष होंगे। ठीक है, तो आप कैसे पता करोगे इस चीज को? इस चीज को पता करने के लिए अपन क्या करेंगे कि अपने को जो भी साल दे रखे हैं, जो भी साल यानी कौन से, कुल ईयर, टोटल ईयर, कुल साल। ठीक है, उसमें अपन 4 का भाग देंगे, और जब 4 का भाग देंगे तो क्या है, 4 दूनी 8, नीचे 2 बच गया। तो जितनी बार पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी कि अपने पास जो भागफल आएगा, ये जो भागफल आएगा, शेषफल नहीं लेना है, भागफल, उतने ही क्या होंगे, अधिवर्ष होंगे। ठीक है, तो मैं ये चीज लिख सकता हूं, दिए गए कुल वर्षों की संख्या को संख्या को 4 से विभाजित करने पर, 4 से विभाजित करने पर जो भागफल प्राप्त होगा, उतने ही अधिवर्ष होंगे। ठीक है, ये चीज नोट कर लेना कि दिए गए कुल वर्षों की संख्या को 4 से विभाजित करने पर जो भागफल प्राप्त होगा, उतने ही क्या होंगे, अधिवर्ष होंगे। ठीक है, आई बात समझ में? चलें आगे। आगे मैं बात करूं तो अब मैं आपको कुछ साल लिख रहा हूं कि भाई इतने साल में कितने होंगे, आपको बताने। ठीक है, जैसे मैं लिखूं, बताओ 25 साल में कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक है, अगला मैं लिख दूं 25 नहीं, पहले तो 10 साल वाला, 10 में कितने होंगे, 15 में कितने होंगे, 20 में कितने होंगे, और 50 में कितने होंगे, ये बता दो, जल्दी से कमेंट करके बताओ। भाई 10 का तो मैंने अभी बता ही दिया, 15, 20 और 50, कि भाई 15 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, 20 साल में कितने होंगे, और 50 में कितने होंगे, जल्दी बताओ। आ गया सबका? चले देखो, जब मैंने 15 में 4 का भाग दिया, भाई 15 में 4 का भाग दिया, कितनी बार पूरा पूरा आ गया, 4 तिया 12, 3 बार पूरा पूरा भाग गया। तो बताओ इसमें कितने, भाई 10 में तो 2 आ गए थे, इसमें कितने, 3। ठीक है, आगे जब मैंने 20 में 4 का भाग दिया तो कितनी बार, 4 पंजा 20, यानी अपना भागफल कितना आया, 5। ठीक है, जब मैंने ऐसे ही 50 में 4 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 4 एक कम 4, और 4 दूनी 8, भागफल अपना क्या आया, 12। तो बताओ 50 साल में कितने लीप वर्ष थे, 12। ठीक है, अब एक चीज तो ये थी जहां हमने 4 का भाग दिया और बता दिया। ठीक है, अगर मैं अगली चीज की बात करूं, अगर इसी चीज को मैं ऐसे ना पूछ के मैं ये कहूं कि बताओ 2003 से लेके 2013 तक कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज अगर मैं पूछूं तो मैं कहूं बताओ 2005 से लेके 2015 तक कितने लीप वर्ष होंगे। अगली चीज मैं पूछूं 1897 से लेके 1907 तक कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक है, और चौथी चीज मैं लिख दूं कि प्रथम
10 वर्षों में अधिवर्षों की संख्या ठीक है। अब इनको कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है, अगर मैं 2003 से 2010 की बात, सॉरी 2003 से 2013 की बात करूं तो यहां भी अपने पास कितने साल है? 10 साल है। 2005 से 2015 तक भी अपने पास टोटल कितने साल है? 10 साल है। 1897 से 1907 तक भी कितने हैं? 10 साल है। और प्रथम 10 वर्ष यानी 1 से लेके 10 तक भी कितने साल अपने टोटल? 10 साल है। यानी कि 10-10 साल सबके पास है। लेकिन अब हम यहां ये नहीं कर सकते कि इस 10 में 4 का भाग दिया और 2 आंसर आ गया। ठीक है, कैसे? अगर मैं देखो इनके बीच में गिनती करके देखूं, गिनती करके देखूं तो 2003 के बाद क्या आया? 2004 एक लीप वर्ष है, बिल्कुल है। उसके बाद 2008 भी एक लीप वर्ष है और उसके बाद 2012 भी एक लीप वर्ष है। तो बताओ इन 10 साल में कितने लीप वर्ष आ गए? 3। भाई 3 आए कि नहीं आए? लेकिन अपना आंसर कितना था? 2। अभी बताऊंगा कैसे। ठीक है, ऐसे ही मैं ये 2005 से 2015 की बात करूं तो यहां 2005 के बाद लीप वर्ष कब आया? 2008 में। 8 के बाद कब आया? 2012 में। और 12 के बाद आएगा 16 में, जो 15 से आगे है। लेकिन अपने को कहां तक चाहिए? 15 तक। तो बताओ इस 10 साल के बीच में कितने लीप ईयर हो गए? 2 हुए कि नहीं हुए? हो गए। ठीक है, अब मैं बात करूं 1897 से 1907 के बीच में, यहां भी वही 10 साल है। लेकिन 1897 के बाद यानी 1897 से पहले लीप वर्ष कब आया था? 1896 में। अब 96 में जब मैंने 4 जोड़ा तो कब आएगा? 1900 में। लेकिन 1900 क्या एक लीप ईयर है? जी बिल्कुल भी नहीं है। अभी हमने पढ़ा था 1900 एक शताब्दी वर्ष है जिसमें हमने 400 का भाग दिया, तो ये एक लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, तो 1900 में जब हमने आगे 4 जोड़े तो क्या आया? 1904। अब 1904 एक लीप वर्ष है। अब 1904 के बाद क्या आएगा? 1908, जो 7 से आगे है। तो बताओ 1897 से लेके 1897 से लेके 1907 के बाद कितना लीप वर्ष आया? 1। कितना आया? 1। अब यहां 3, यहां 2, यहां, अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 से 10 साल के बीच में बात करूं तो बताओ यहां 1 से 10 की बात है कि शुरुआत की जो पहली साल थी उसके, भाई जो चौथा साल था अपना वो लीप ईयर था। उसके बाद जो अपना 8वां साल था वो लीप ईयर था। और 8 के बाद क्या? 12, 12, 10 से आगे चले जाएगा। तो यहां भी कितने थे? 2 लीप ईयर थे। अब इस चीज में और इस चीज में क्या है? बहुत ज्यादा फर्क है। देखो अभी मैंने जो पीछे जो लाइन लिखवाई थी वो मैंने क्या लिखवाया था कि दिए गए कुल वर्षों की संख्या को 4 से विभाजित करने पर जो भागफल प्राप्त होगा उतने क्या होंगे? अधिवर्ष होंगे। मैंने कहीं ये जिक्र किया था कि वर्ष में 4 का भाग देंगे वर्षों की संख्या में। अब अपने को डायरेक्ट ये चीज दे रखी थी कि भाई 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 50 साल में। उसने ये नहीं बताया था कि ये जो 10 साल हैं ये कौन से हैं। भाई ये वाले हैं, ये है, ये है, ये है, पता नहीं अपने को। तो इन 10 साल का मतलब ये है कि ये जो 10 साल थे ये अपने पास वो 10 साल है जो 1 से लेके 10 तक। ठीक है, जो ये 15 साल है ये थे 1 से लेके 15 तक। जो ये वाली चीज है ना, ये चीज है ये। ठीक, ये जो 20 साल थे वो थे 1 से लेके 20 तक। ये जो 50 साल है 1 से लेके 50 साल तक। यानी जब को आप टोटल ईयर दे रखे हो कुल, तो अपन क्या करेंगे? उनको 1 से मानेंगे और उनमें 4 का भाग देके चेक करेंगे कितने लीप वर्ष है। दूसरी चीज, ये चीज आप नोट लगा के लिख सकते हो। ठीक है, कि क्या जब भी अपने को 2 विशेष वर्ष दे रखे हो, टोटल ईयर नहीं, 2 विशेष वर्ष दे रखे हो और उनके मध्य अगर लीप वर्षों की संख्या पूछी जाए तो वहां हमें डायरेक्ट गिनती ही करनी पड़ेगी। हम उनको 4 से भाग दे के ज्ञात
नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। 4 का भाग हम नहीं दे सकते, हमें यह गिनती ही करनी पड़ेगी, चाहे वो कितना ही बड़ा हो चाहे कितना ही छोटा हो। ठीक है, तो एक चीज ये थी, यहां मैंने 2 चीजें बता दी। ठीक है, चलें आगे। अब मैं आगे बात करूं, अब अभी तक अपने पास 50 साल थे, 60 थे, 70 थे। अब जैसे जैसे आगे बढ़े तो मैं कहूं कि बताओ 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे। भाई अभी मैंने बताया था कि 4 का भाग देंगे, और 4 का भाग क्यों दे रहे थे, क्योंकि हर 4 साल बाद क्या आता है, लीप वर्ष। ठीक है, मैं कहूं कि बताओ 200 साल में कितने लीप ईयर, 300 साल में कितने, 400 साल में कितने, और 500 साल में कितने। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे कि 100 में जब आपने 4 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजू 20, 25 बार पूरा पूरा भाग गया। ठीक है, तो यानी इन 100 साल के बीच में कितने लीप ईयर आए, 25। लेकिन ये 25 क्या है, गलत है। तो आप लोग सर अभी आपने बताया था कि 4 का भाग देंगे जो भागफल प्राप्त होगा उतने ही अधिवर्ष होंगे, लेकिन फिर भी ये गलत है। वो कैसे, देखो अगर मैं इन 100 साल की बात करूं तो ये 100 साल कौन से हैं, 1 से लेके 100 तक, 1 से 100 तक है। अब अगर मैं कुछ देर के लिए मैं ये 100 साल ना मानूं, मैं कहूं कि बताओ 1 से लेके 99 तक के बताओ कितने लीप वर्ष होंगे, 1 से 99 तक। तो मैं क्या करूंगा, 1 से 99 तक टोटल कितने साल हो गए मेरे, 99। इस 99 में जब मैंने 4 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24 बार। यानी कि 99 साल में कितने लीप वर्ष आए, 24। अब 99 के बाद जो अगला साल था वो कौन सा है, 100वां। अब इस 100वें वर्ष को कैसे चेक करेंगे कि ये एक लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। अब इसमें 4 का भाग नहीं देंगे, इसमें कितने का भाग देंगे, 400 का। आई बात समझ में, आया कुछ याद, पहले बताया था। क्योंकि जो 100वां साल है वो एक शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष को कैसे चेक करते हैं, 400 का भाग देके। तो इसमें 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा। ठीक है, तो बताओ 100 साल में कितने लीप वर्ष थे, 24, 25 होने चाहिए थे, लेकिन 100वां साल था वो लीप वर्ष नहीं है, उसकी वजह से कितने आए, 24। ऐसे ही मैं 200 की बात करूं तो 200 में भी कितने होने चाहिए थे, 50 होने चाहिए थे, लेकिन जो 100वां साल था वो लीप नहीं था, 200 है वो लीप नहीं है। तो बताओ इसमें कितना आया, इसमें 2 कम कर देंगे तो इसमें कितना आया, 48 साल क्या थे, लीप के थे। ऐसे ही मैं 300 की बात करूं तो 300 में कितने होने चाहिए थे, 75 होने चाहिए थे, लेकिन जो 100वां वर्ष है वो लीप नहीं है, 200वां है वो लीप नहीं है, 300 है वो लीप नहीं है। तो इसमें कितने कम करेंगे, 3। तो यहां कितने आए, 72। ठीक है, जब 500 की बात आई तो 500 में कितने होने चाहिए थे, पूरे के पूरे, सॉरी, 100 लीपर्स होने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन 100वां साल लीप नहीं है, 200वां लीप नहीं है, और 300वां लीप नहीं है, लेकिन 400वां जो है वो लीप है, 400वां लीप है। तो इसमें कितने कम करेंगे, 3 कम करेंगे। तो यहां कितने आए, 97। अगर मैं 500 की बात करूं तो 500 को कैसे निकालोगे आप, भाई 500 में भी आप 4 का भाग दे ही सकते हो सीधा सीधा, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजू 20, यानी कि 125 लीपर आपके पास होने चाहिए थे, 125 होने चाहिए थे कि नहीं। लेकिन इस 125 में 100 है वो लीप नहीं, 200 लीप नहीं, 300 लीप नहीं, 400 है और 500 खुद लीप नहीं। तो कितने कम हो जाएंगे, 4 कम हो जाएंगे। तो इसमें कितने आ गए,
21। ठीक है, अब इस 500 वाले को आप एक तरीके से और भी सोल्व कर सकते हो। जैसे 500 है, इसको आप दो पार्ट में बांट दो। ठीक है, मैं ये भी तो लिख सकता हूं 400 प्लस 100। बताओ 500 बना कि नहीं बना? बढ़ गया ना। तो अब बताओ 400 साल में कितने लीप वर्ष थे? 97। ठीक, प्लस या मैं लिख देता हूं लीप ईयर। ठीक है, और 100 साल में कितने थे? 24। इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आ गया? 7 और 4 11, 9 10 11 और 1 12। अब भी तो 121 ही आया। ठीक है, तो आप जब भी कोई बड़ी वैल्यू दे, बड़े ईयर दे कि इतने साल में कितने, तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब अपन ने तीन चीज देख ली। पहली चीज क्या देखी थी कि भाई आपको अगर टोटल ईयर दे रखे हो, जहां मतलब शताब्दी का कोई काम ना हो, वो हमने 4 का भाग दिया, जो भाग फलाया अपन ने मान लिया। दूसरी चीज अपन ने क्या देखी थी कि जब भी दो अलग अलग साल दे रखे हो, जैसे 2024 है और 2038 है, मैं पूछूं इनके बीच में बताओ, तो उनमें अपन ने क्या की थी? काउंटिंग की थी। ठीक है, तीसरी चीज क्या थी कि जहां जहां शताब्दी वर्ष भी बीच में आए, 100 आया 200 आया, वहां क्या करेंगे कि 4 का भाग तो देंगे ही देंगे, साथ में ये चेक और करेंगे कि जो शताब्दी वर्ष है वो लीप है या नहीं। अगर लीप है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको क्या करेंगे? कम करेंगे। जैसे यहाँ 25 होने चाहिए थे लेकिन 100 शताब्दी नहीं था, अपन ने एक कम किया कि नहीं किया? 24 आया। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट था पूरा लीप वर्षों की गणना करने का। ठीक है, ऐसे ही एक आगे कंसेप्ट चलेगा विषम दिन या अतिरिक्त दिन ज्ञात करने का। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इन दो कंसेप्ट को मैं पूरा डिटेल में अच्छे से बता रहा हूं, क्योंकि आगे क्या है कि जो भी कंसेप्ट चलेंगे, आगे जितनी भी टाइप चलेंगी, इन दो टाइप के ऊपर है। यानी आपको विषम दिन और अधिवर्ष, इनके अकॉर्डिंग ही चलना है। ठीक है, मैं कोई कोड याद कराऊंगा, भाई महीने का कोड हुआ, शताब्दी का कोड हुआ, ऐसा कोई कोड याद नहीं करना। ठीक है, सीधा ओड एज निकालो, विषम दिन निकालो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरीके से चलना है। ठीक है, अब आगे चलें। अभी तक मैंने आपको लगभग ये मान लो ये एक टाइप पढ़ा दी। इस एक टाइप के अगर मैं क्वेश्चनों की बात करूँ कि भाई सर इस टाइप से भी आपने जो अभी बताया है, क्या इनसे भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलें आगे। देखो पहला ही क्वेश्चन है जो पेपर में आया हुआ है। ठीक है, रेलवे के पेपर में आया हुआ है, ये भी नहीं किसी और एग्जाम में आया हुआ, कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, तो अपन ने पहली चीज सीखी थी कि भाई कोई भी अपने को साल दे रखा हो तो अपन ये कैसे पता लगाएंगे कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, पहली चीज देखी थी। उसी कंसेप्ट पे आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखो, अब बताओ जितने भी ऑप्शन है अपने पास, सब में क्या है? 00 है या नहीं है? 00 है। तो ये कैसा है? शताब्दी वर्ष है। अब शताब्दी वर्ष को कैसे चेक करेंगे? 400 का भाग देके। जब मैंने 1600 में 400 का भाग दिया तो ये पूरा पूरा भाग गया, ये कैसा है? एक लीप ईयर है। 800 में जब मैंने 400 का भाग दिया तो इसमें भी पूरा पूरा भाग गया, और ये कैसा है? एक लीप ईयर है। जब मैंने 1000 में 400 का भाग दिया तो ये पूरा पूरा भाग नहीं गया, तो ये कैसा हो गया? एक नॉर्मल ईयर। 1200 में जब मैंने 400 का भाग दिया तो इसमें भी पूरा पूरा भाग गया, और ये कैसा है? एक लीप ईयर है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि निम्न में कौन सा लीप वर्ष नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सी ऑप्शन, 1000। ठीक है, आई बात समझ में? कर लोगे ऐसे? ठीक है, चले आगे। देखो अगला सवाल, दूसरी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? लगाओ इसमें दिमाग, इसका आंसर बताओ। अभी इसके बारे में मैंने थोड़ा बताया था, लेकिन खाली मैंने लैंग्वेज चेंज कर दी इस चीज की। अब देखते हैं कौन कौन दिमाग लगाता है और सही आंसर बताता है। बताओ। जिस जिसका भी आंसर 48 आ रहा है ना, वो सारे मुर्गे बन जाओ, मुर्गे बन जाओ सारे। नहीं, मजाक कर रहा हूं, मुर्गा नहीं बनना। अभी देखो
सारी चीजें बताएंगे आपको। ठीक है, देखो मैंने अभी एक चीज लिखवाई थी कि 100 साल में कितने लीप वर्ष, 24 लिखवाया था अभी। 200 साल में कितने, 48। 300 साल में कितने, 72। और 400 साल में कितने, 97। ये चीज मैंने लिखवाई थी। ठीक है, अब जो इस 100 का मतलब था वो मैंने क्या बताया था, इस 100 का मतलब था 1 से लेके 100 साल। ठीक, 1 से 100 के बीच में कितने लीप वर्ष आ रहे हैं, 24 आ रहे हैं भाई। चौथा, 8वां, 12वां, 16वां, 20वां, ऐसे चलते चलते 96 तक। ठीक है, ऐसे ही मैं 200 की बात करूं तो ये कहां से कहां तक था, 1 से लेके 200 तक। ठीक है, 300 की बात करूं तो ये था 1 से लेके 300 तक। और मैं 400 की बात करूं तो ये कहां से कहां तक था, 1 से लेके 400 तक। ठीक है, ये 1 से 100, 1 से 200, 1 से 300, 1 से 400। लेकिन ये जो 97 था, ये यहां से यहां तक का पूरा हिसाब है ये। ठीक है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि भाई 1 से लेके 200 तक आप लीप वर्ष बताओ। उसने ये बोला है, इस चीज पे फोकस करना है कि दूसरी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे। अब दूसरी शताब्दी का मतलब क्या होता है, अगर मैं पहली शताब्दी की बात करूं तो पहली शताब्दी कौन सी थी, 1 से लेके 100 साल तक जो सदी थी ना, वो पहली शताब्दी थी। ठीक है, ऐसे ही मैं दूसरी शताब्दी की बात करूं, अब जो दूसरी शताब्दी थी ना, वो 1 से 200 तक नहीं थी, वो थी 101 से लेके 200 तक। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं तीसरी शताब्दी की बात करूं तो तीसरी शताब्दी कहां से कहां तक, 201 से लेके 300 तक। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं चौथी शताब्दी की बात करूं तो ये कहां से कहां तक थी, 301 से लेके 400 तक। आई बात समझ में, यानी कि इन चीजों में क्या है, फर्क है। ठीक है, अब सवाल ये नहीं था कि भाई 200 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, सवाल ये है कि दूसरी शताब्दी में, सेकंड सेंचुरी में कितने लीप वर्ष है। ठीक है, अब दूसरी शताब्दी का मतलब क्या था, 101 से लेके 200 तक, यानी कि इस 48 में ये वाले भी तो शामिल हैं भाई, 1 से 100 तक भी तो शामिल है, यानी कि इन टोटल में से ये 1 से 100 तक घटाने भी तो पड़ेंगे, घटाने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। तो बताओ दूसरी शताब्दी में कितने थे, 48 ना होके कितने थे, 24। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखना कि पेपर में क्या चीज पूछ ले। जैसे कि पहली शताब्दी की बात करूं मैं, पहली शताब्दी कौन सी होगी, 1 से लेके 100 तक, दूसरी 101 से लेके 200 तक, तीसरी 201 से लेके 300 तक, और चौथी 301 से लेके 400 तक। अब इनमें जो लीप वर्षों की संख्या आएगी, अधिवर्षों की संख्या, तो 1 से 100 तक कितने, 24। 101 से 200 तक कितने, 24। और 201 से 300 तक भी कितने, 24। और 301 से लेके कितने, 25। ऐसे करना है। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना है, इस चीज में और इस चीज में फर्क है दोनों में। ठीक है, अगर वो ऐसे टोटल ईयर दे के पूछे तो आपको ये बताने हैं, अगर वो शताब्दी की बात करे तो आपको ये बताने हैं। ठीक है, चलें आगे, चलें अगले क्वेश्चन पे। बताओ अगला क्वेश्चन, बताओ चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे, चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे। अभी बताया था मैंने,
बताओ चौथी शताब्दी में कितने थे? 25। तो इसका आंसर क्या आएगा? 25। ठीक है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन, 1100 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे? अभी हमने सीखी थी ये चीजें कि 100 साल में कितने, 200 में कितने, 300 में कितने, तो 1100 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे? ठीक है, अभी मैंने एक एग्जाम्पल देके आप लोगों को बताया था कि भाई 500 साल के लीप ईयर आप कैसे निकाल सकते हो, बताया था। तो उसी तरीके से अगर देखें, मैं कहूं कि बताओ ये 1100 है। अब या तो आप ऐसे कर लो भाई 100 साल में इतने, 200 में इतने, 300 में इतने, 400 में इतने, इसने पूरी अपनी काउंटिंग कर लो। एक तरीका तो वो था, वो पड़ता है थोड़ा लेंथी। ठीक है, दूसरी मैंने आपको एक शॉर्ट चीज बताई थी कि आप क्या कर सकते हो, इस 1100 को आप दो टुकड़े में तोड़ सकते हो, एक 400 के फॉर्म में और जो बच गया वो। तो देखो 400 तो ये, अगला 400 और 800, यानी 400 को मैं 2 से गुणा कर दूं तो 800 साल हो गए, बचे कितने? 300। तो 800 साल तो ये प्लस 300 साल ये। अब इनके मैं लीप ईयर निकालूं तो बताओ 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? अभी हमने सीखी थी 97। अब एक बार 400 साल में 97 है तो अगली बार फिर 97 आएगा, यानी इस 97 को मैं 2 से गुणा कर दूं तो आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा? 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18 और 1 19। ठीक है, यानी कि 800 साल में तो 194 हो गए, और इन 300 साल में कितने थे? 72। पढ़ा था ना अभी, प्लस 72 वो। ठीक है, तो बताओ टोटल कितने हो गए 1100 साल में? भाई 194 और 72 जोड़ दो, 4 और 2 6, 9 और 7 16, 1 1 2। तो बताओ 1100 साल में कुल कितने लीप वर्ष होंगे? 266। ये रहा बी ऑप्शन। आई बात समझ में? कर लोगे ऐसे? ठीक है, एक सवाल और दूं ऐसा ही, चले। देखो अगला सवाल, करो इसको जल्दी से। 2370 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे? 2370 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे? जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर दो। जैसे हमने 1100 वाले निकाले थे ना, उसी तरीके से निकाल लें। जल्दी बताओ, आगे होगा सबका आंसर। चलें, देखो अगर मैं 2370 की बात करूं, अब इसको कैसे तोड़ेंगे? अभी तक तो डबल जीरो वाले से तोड़ लिया आपने फटाफट। अब इसको बात करो तो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हो कि 2300 को तो एक जगह तोड़ लो, प्लस 70 को एक जगह तोड़ लो। अब ये 2300 हो गए, एक से लेके 2300, और ये 2300, एक से 2370 तक। ठीक है, इस 2300 की भी बात करो तो इसको तोड़ दो 400 की फॉर्म में। 400 को अगर मैं 5 से गुणा करा दूं तो 2000 साल हो गए पूरे पूरे। ठीक है, 2000 तो ये प्लस 300 ये और प्लस 70 ये। प्लस 70। ठीक है, तो बताओ 400 साल में कितने? 97। 97 को 5 से गुणा कर दो, 7 पंजू 35, 9 पंजू 45 और 3 48, यानी कि 2000 साल में कितने लीप ईयर आ गए? 485। प्लस 300 साल में कितने थे? 72। अब जो ये 70 साल है, ये भी एक तरीके से 2301 से 2370 तक ही हो गए, यानी 1 से 70 तक हो गए। तो आप इस 70 में भी डायरेक्ट 4 का भाग दे सकते हो। जब इसमें भी 4 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, बचा कितना? 3, 4 7 28। भागफल मेरा कितना आया? 17। ठीक है, अब टोटल अपने पास कितने हो गए? टोटल की बात करूं मैं, 485 तो एक जगह से आया, 72 एक जगह से आया, और 17
एक जगह से जोड़ दो, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 7 और 1 8, 8 और 8 16 और 1 17, 4 और 1 5, 574। तो बताओ 2370 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे? 4 574। ठीक है, आई बात समझ में? देख लिया किस किस का सही था, किसका गलत था। इस तरीके से अपन को सोल्व करना है। ठीक है, ये दोनों के दोनों सवाल जो मैंने अभी पूछे थे, एक 1100 वाला, एक 2370 वाला, ये रेलवे के ALP के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। कौन से एग्जाम में? ALP के में। ठीक है, अब रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं तो RPF में पूछने की संभावना हो सकती है, तो इन चीजों को भी ध्यान रखना है। ठीक है, जल्दी से बताओ अगले सवाल। 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है? और एक सवाल ये है, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है? जल्दी बताओ। ठीक है, देखो इधर अभी हमने देखा था भाई 29 फरवरी आने का मतलब क्या है। पहले इस बात तो ये है कि इन दोनों क्वेश्चन में अपने को फर्क याद रखना है कि एक में 29 तारीख पूछ रहा है, एक में 29 फरवरी पूछ रहा है। ठीक है, दोनों में फर्क है, सेम क्वेश्चन नहीं है। जब भी 29 फरवरी की बात करेगा तो 29 फरवरी कब कब आती है? जब एक लीप वर्ष आता है, यानी जिस साल में कोई लीप वर्ष होगा उसी साल तो 29 फरवरी आती है, हर साल तो आती नहीं। ठीक है, तो ये कितने साल की बात कर रहा है? 400 साल की। और अभी अभी अपन ने देखा था कि भाई 400 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? 97 देखे थे। ठीक है, अगर इस 400 साल में लीप वर्ष टोटल 97 है तो 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 97 बार। तो इसका आंसर क्या होगा? ये 97 ही होगा, ये रहा। ठीक है, लेकिन जो ये दूसरा क्वेश्चन था इसमें क्या पूछ रहा है? 29 तारीख या 29 फरवरी नहीं पूछ रहा। अब 29 तारीख तो लगभग हर महीने में आ जाती है, बताओ आती है, चाहे साधारण हो चाहे लीप हो, 1 फरवरी को छोड़ के। ठीक है, तो अगर उस तरीके से मैं देखूं तो 29 तारीख की अगर मैं बात करता हूं तो 1 मिनट के लिए मैं क्या करता हूं भाई, 1 साल है उसमें 12 महीने होते हैं। ठीक है, उस 12 में से मैं कुछ टाइम के लिए 1 कम कर दूं, 11 महीने हो गए। 11 महीने, यानी फरवरी को मैं हटा दूं तो 11 महीने बच गए मेरे पास। ठीक है, अब इन 11 महीने में हर महीने में 29 तारीख आती कि नहीं आती? भाई जनवरी में भी आती है, फरवरी को मैंने हटा ही दिया, मार्च में भी आती है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं क्या कि एक साल में 11 बार तो 29 फरवरी आएगी ही, सॉरी 29 तारीख तो आएगी ही आएगी। यानी कि एक साल में 11 बार 29 तारीख आएगी ही। ठीक है, तो बताओ 400 साल में कितनी बार आ जाएगी? 4400 बार। 4400 बार आ गई। ठीक है, अब जो ये 400 साल थे, इन 400 साल के बीच में कहीं ना कहीं लीप वर्ष भी आए होंगे, और जहां जहां लीप वर्ष आए हैं वहां 29 फरवरी भी आई होगी। तो 29 फरवरी में भी 29 तारीख तो आई है, वो भी काउंट करना पड़ेगा। तो बताओ 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आई? अगला जो क्वेश्चन था उसमें अभी बताया था कितनी बार? 97 बार। तो अब बताओ कि टोटल 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आई? 4497 बार। इन दोनों की वैल्यू आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। 29 तारीख की बात करें तो 4497 बार, और 29 फरवरी की बात करें तो 97 बार। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? ठीक है, अब यहां से शुरू होते हैं अगले कंसेप्ट पे, विषम दिन वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब जो ये विषम दिन वाले क्वेश्चन है, अभी टाइम ही ज़्यादा ही हो गया है, ये चीज़ कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज मैंने जितना भी पढ़ाया है आप लोगों को रिवीजन करके आना इस चीज़ का। ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कैलेंडर में बीच में अगर आप लोग घुसोगे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको पिछली क्लास देखनी ही पड़ेगी।
ठीक है। और ऐसा होगा नहीं कि मैं डेली उसी क्लास में फिर वो पीछे की बातें बताता रहूँ, ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत लंबा सिलेबस खिंच जाएगा। ठीक है, अपने को पेपर से पहले पूरा सिलेबस भी करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, अच्छे से तैयार होके जाना है। ठीक है, तो इस चीज़ का रिवीजन करके आना, कल इसमें से मैं थोड़ा बताऊंगा, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। जब ये दो चीज़ें पूरी हो जाएगी फिर अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।